कमरा है, रात का समय है, एक आदमी आईने के सामने खड़ा है। वजन लगभग 300 पाउंड, शरीर भारी, जिंदगी बिखरी हुई, नौकरी ऐसी जिसे वो पसंद नहीं करता, शादी टूट रही है, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद से शर्म आती है। वो आईने में देखता है और पहली बार अपने बारे में कोई बहाना नहीं बनाता। वो खुद से कहता है, तू ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया ने तुझे ऐसा बनाया है। तू ऐसा इसलिए है क्योंकि तू खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं था। कुछ साल बाद यही आदमी नेवी सील बनेगा, अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ेगा, ऐसे फिजिकल चैलेंजेस करेगा जिन्हें ज्यादातर लोग सुनकर ही असंभव समझेंगे। लेकिन इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये नहीं है कि डेविड गॉगिंस कितना दौड़ा। सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि एक ऐसा आदमी जिसे अपनी जिंदगी से नफरत थी, उसने अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत आखिर की कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इंसान वास्तव में अपनी मानसिक सीमाओं को इतना पीछे धकेल सकता है जितना गॉगिंस दावा करते हैं? या फिर यह पूरी फिलॉसफी एक खतरनाक मिसअंडरस्टैंडिंग है जहां हम रिजिलियंस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बीच का फर्क भूल जाते हैं? आज हम कांट हर्ट मी को सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक की तरह नहीं समझेंगे, हम इसे एक साइकोलॉजिकल जर्नी की तरह देखेंगे, एक ऐसे आदमी की कहानी की तरह जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी पहचान बनने देने से इनकार कर दिया। डेविड गॉगिंस की कहानी अनयूजुअल इसलिए नहीं है कि उन्होंने मुश्किलें देखी। दुनिया में करोड़ों लोग मुश्किलें देखते हैं, गरीबी, अब्यूज, रेसिज्म, फेलियर, रिजेक्शन, डिप्रेशन, लॉस। लेकिन गॉगिंस की कहानी का सेंट्रल आइडिया कुछ और है। उनके हिसाब से दर्द सिर्फ वो चीज नहीं है जो आपके साथ हुई, दर्द ये भी तय करता है कि आप उसके बाद अपने बारे में क्या मानने लगते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि वो बेकार है, तो एक समय बाद शायद उसे किसी और के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से वही कहने लगेगा। और यहीं से गॉगिंस की असली लड़ाई शुरू होती है, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने दिमाग में बनी उस कहानी से जो वो खुद अपने बारे में मान चुका था। सोचिए, आपको कोई 10 साल तक कहता रहे, तुम कमजोर हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ हमेशा बुरा ही होगा। अब सवाल है, अगर वो व्यक्ति आपके सामने नहीं भी हो, तो क्या उसकी आवाज बंद हो जाएगी? जरूरी नहीं, क्योंकि सबसे खतरनाक प्रिजन वो नहीं होता जिसकी दीवारें बाहर हों, वो होता है जिसकी दीवारें आपके दिमाग के अंदर बन चुकी हों। गॉगिंस के लिए कांट हर्ट मी उसी प्रिजन को तोड़ने की कहानी है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। यह किताब ये नहीं कहती कि ट्रॉमा अच्छी चीज है, और हमें यह कंक्लूजन बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि अब्यूज, पॉवर्टी या सफरिंग इंसान के लिए जरूरी है। गॉगिंस को मजबूत बनाने वाली चीज सिर्फ उनका दर्द नहीं था, बल्कि बाद में उन्होंने उस दर्द के साथ क्या किया। यही फर्क पूरी किताब को समझने की है। बचपन में गॉगिंस का घर बाहर से सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर फिजिकल अब्यूज, फियर और इंस्टेबिलिटी थी। उनके पिता परिवार पर हिंसा करते थे, उनकी मां के पास आर्थिक इंडिपेंडेंस नहीं थी, घर में डर था, और एक बच्चे के लिए सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये होती है कि उसे समझ नहीं आता अगली बार क्या होगा। आपको नहीं पता कि अगली मार कब पड़ेगी, किस बात पर पड़ेगी, कितनी देर चलेगी, और कोई आपको बचाएगा या नहीं। ये सिर्फ फिजिकल पेन नहीं है, ये कांस्टेंट अनसर्टेनिटी है। और यही वजह है कि गॉगिंस की कहानी को सिर्फ देखो उन्होंने पेन सहा और टफ बन गए कह देना बहुत शैलो एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि उस दर्द ने उन्हें लंबे समय तक तोड़ा भी। स्कूल में स्ट्रगल्स आए, लर्निंग मुश्किल हुई, कॉन्फिडेंस गिरा, चीटिंग की आदत बनी, रेसिज्म और बुलिंग का सामना किया, और धीरे धीरे एक आइडेंटिटी बनने लगी, शायद मैं सच में लूजर हूं। और यहां किताब का पहला बड़ा सवाल आता है, अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो क्या वह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। लेकिन उसके बाद आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी,
उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपके हाथ में भी नहीं होती, लेकिन जितनी एजेंसी आपके पास है उसका इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। यही गॉगिन्स की फिलॉसफी का सबसे पावरफुल और सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। वो विक्टिम मेंटालिटी के खिलाफ बहुत एग्रेसिवली बोलते हैं, लेकिन इसका सही मतलब समझना जरूरी है। विक्टिम मेंटालिटी का मतलब ये नहीं कि विक्टिम होना कभी रियल नहीं होता। अब्यूज रियल है, डिस्क्रिमिनेशन रियल है, ट्रॉमा रियल है, अनफेयरनेस रियल है। सवाल यह है, क्या आपकी पूरी आइडेंटिटी हमेशा उसी घटना के आसपास घूमती रहेगी? और यही आता है पहला चैलेंज, फेस योर बैड हैंड। अपने जीवन में आपको जो कार्ड्स मिले हैं उन्हें लिखो, सारे अच्छे नहीं, सिर्फ इंस्पिरेशनल वर्जन नहीं, बल्कि अगली वर्जन। क्या हुआ? किसने हर्ट किया? आपने क्या खोया? कहां फेल हुए? किस चीज से डरते हैं? आज भी कौन सी चीज आपको रोक रही है? गॉगिन्स के लिए यह एक्सरसाइज सिर्फ जर्नलिंग नहीं थी, यह डिनायल खत्म करने का तरीका था। क्योंकि जिस प्रॉब्लम को आप नाम नहीं देते उसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। कल्पना कीजिए आपके कमरे में एक गड्ढा है। आप रोज उसके ऊपर कारपेट बिछा देते हैं। फिर एक दिन कोई पूछता है, गड्ढा कहां है? आप कहते हैं, कोई गड्ढा नहीं है। क्या गड्ढा गायब हो गया? नहीं, बस आपने उसके ऊपर कारपेट डाल दिया। ट्रॉमा, इनसिक्योरिटी, एडिक्शन, लेजीनेस, फियर, इनमें से बहुत सी चीजों के साथ हम यही करते हैं। हम उन्हें सॉल्व नहीं करते, हम उन्हें कवर करते हैं। बिजी होकर, एंटरटेनमेंट से, फोन से, सोशल मीडिया से, काम से, रिलेशनशिप से, और कभी कभी मोटिवेशन वीडियोस से भी। गॉगिन्स का पहला स्टेप है, कारपेट हटाओ। देखो कि नीचे वास्तव में क्या है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम देख लेने से लाइफ नहीं बदलती। और यहां कहानी में एक आईना आता है, एक लिटरल मिरर, गॉगिन्स का अकाउंटेबिलिटी मिरर। उन्होंने अपने गोल्स को छोटे छोटे पोस्ट-इट नोट्स पर लिखना शुरू किया, मिरर पर चिपकाया, और फिर रोज खुद के सामने खड़े होकर उन गोल्स का सामना किया। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजिकल आइडिया है। गोल तब तक फैंटेसी है जब तक उसका व्यवहार से कनेक्शन नहीं बनता। आप लिखते हैं, मुझे फिट होना है, ये गोल है, लेकिन अगला सवाल, आज क्या करना है? सुबह कितने बजे उठना है? क्या खाना है? वर्कआउट कब करना है? कितना पढ़ना है? किस चीज को छोड़ना है? यही ड्रीम और डिसिप्लिन अलग हो जाते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति कहता है, मुझे अगले साल यूपीएससी निकालना है, लेकिन आज वो 4 घंटे रील्स देखता है। तो उसका असली गोल क्या है? उसका जवाब उसकी लैंग्वेज से नहीं मिलेगा, उसका जवाब उसके कैलेंडर से मिलेगा। क्योंकि आप जो कहते हैं वो आपकी इंटेंशन बताता है, आप जो रोज करते हैं वो आपकी प्रायोरिटी बताता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर इसी कॉन्ट्रडिक्शन को सामने लाता है। आईने में आपका चेहरा होता है, लेकिन पोस्टेड पर आपका सच। तुम्हें यह चाहिए, तो आज क्या किया? तुम कहते हो हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो रात 3 बजे तक क्यों जागे? तुम कहते हो करियर इंपॉर्टेंट है, तो आज पढ़ा कितना? और यही अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन सेल्फ इंप्रूवमेंट की शुरुआत बन सकती है। लेकिन यहां गॉगिन्स एक और डेंजरस आइडिया देते हैं, कंफर्ट। हम आम तौर पर कंफर्ट को अच्छी चीज मानते हैं, आराम, कन्वीनियंस, इजी लाइफ। लेकिन गॉगिन्स पूछते हैं, अगर आपकी जिंदगी इतनी कंफर्टेबल हो जाए कि आपको कभी अपनी कैपेसिटी टेस्ट ही न करनी पड़े, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना कर सकते थे? यही आता है तीसरा चैलेंज, गेट कंफर्टेबल विद डिस्कंफर्ट। या आसान भाषा में, जिस काम से आप हमेशा भागते हैं उसे थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू करो। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि रोज खुद को टॉर्चर करना है। अगर आप कभी एक्सरसाइज नहीं करते तो अगले दिन मैराथन दौड़ना मेंटल टफनेस नहीं है, वो स्टुपिडिटी हो सकती है। डिस्कंफर्ट का मतलब है कंट्रोल डिफिकल्टी, थोड़ा ऐसा काम जो मुश्किल है लेकिन मैनेजेबल है। अगर सुबह उठना मुश्किल है, कुछ दिन थोड़ा पहले उठो। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, छोटी ऑडियंस के सामने बोलो। अगर जिम में कमजोरी है,
वीकनेस को ट्रेन करो। अगर पढ़ाई बोरिंग लगती है, फोन दूर रखकर टेंट बैठो। अगर कोई स्किल मुश्किल लगती है, उसे छोटे हिस्सों में प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करते हैं, आप अपने दिमाग को एक नया मैसेज देते हैं, मैं इस फीलिंग से भागे बिना भी आगे बढ़ सकता हूं। यही कैलस्ड माइंड का आइडिया है। यहां एक एनालॉजी समझिए। आपके हाथ में अगर पहली बार गिटार की स्ट्रिंग दबाएंगे तो उंगलियों में दर्द होगा। बार बार करने पर स्किन मोटी होने लगती है, कैलस बनता है। अब वही काम पहले जितना पेनफुल नहीं लगता। गॉगिन्स कहते हैं कि माइंड के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। रिपीटेड एक्सपोजर टू डिफिकल्टी आपकी टॉलरेंस बढ़ा सकता है, लेकिन यहां फिर न्यूएंस जरूरी है। हर पेन को इग्नोर करना टफनेस नहीं है। इंजरी को इग्नोर करना टफनेस नहीं। मेंटल इलनेस को इग्नोर करना टफनेस नहीं। स्लीप डेप्रिवेशन को अचीवमेंट मानना टफनेस नहीं। कभी कभी सबसे टफ डिसीजन होता है रुकना, रिकवर करना, हेल्प मांगना, स्ट्रैटेजी बदलना। गॉगिन्स की फिलॉसफी का यूजफुल हिस्सा डिस्कम्फर्ट है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं। अब गॉगिन्स की जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है जहां वो खुद से ही हार चुके थे। एयरफोर्स के बाद उनका वजन लगभग 300 पाउंड तक पहुंच गया। काम कर रहे थे, खाना अनकंट्रोल्ड था, जिंदगी में डायरेक्शन कम थी, मैरिज भी टूट रही थी। और एक दिन टेलीविजन पर उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग देखी। वहां उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जो एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट के बावजूद आगे बढ़ रहे थे। और अचानक एक थॉट आया, शायद मुझे यही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम, वो लगभग 300 पाउंड के थे। सील बनने के लिए वेट कम करना था, टेस्ट्स क्लियर करने थे, और समय बहुत कम था। यहां कहानी मोटिवेशनल मूवी जैसी लगने लगती है, लेकिन असली इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने कोई मैजिकल मोटिवेशन टेक्निक नहीं खोजी। उन्होंने स्केड्यूल बनाया। सुबह जल्दी उठना, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्टडी, डाइट कंट्रोल, फिर रिपीट और रिपीट और रिपीट। यही गॉगिन्स की फिलॉसफी का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर एक्साइटिंग नहीं होती, वो बोरिंग होती है। एक ही चीज बार बार, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब मोटिवेशन नहीं होता, जब रिजल्ट तुरंत नहीं आता। अब आता है एक बेहद फेमस कॉन्सेप्ट, द 40% रूल। गॉगिन्स का दावा है कि जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तब शायद हमारे पास अभी भी कैपेसिटी बची हो। इस आइडिया को लिटरल साइंटिफिक फैक्ट समझना गलत होगा। इंसान की फिजिकल लिमिट कोई फिक्स्ड 40% फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मेटाफोर के रूप में यह पावरफुल है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। आप दौड़ रहे हैं, थकान बढ़ती है, सांस तेज होती है, मसल्स बर्न करती है, और दिमाग कहता है बस अब रुक। लेकिन कई सिचुएशंस में मैं अब और नहीं कर सकता और मुझे अब रुकना चाहिए, एक ही बात नहीं होती। यही फर्क एथलीट और नॉर्मल पर्सन के बीच नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड माइंड के बीच भी हो सकता है। पहली बार कोई काम करते समय डिस्कम्फर्ट बहुत बड़ा लगता है, लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर के बाद वही डिस्कम्फर्ट फैमिलियर हो जाता है। इसलिए गॉगिन्स का सवाल है, क्या तुम्हारी लिमिट सच में लिमिट है या सिर्फ तुम्हारे करंट एक्सपीरियंस की बाउंड्री? और यह सवाल सिर्फ रनिंग पर लागू नहीं होता। एग्जाम में, बिजनेस में, राइटिंग में, कोडिंग में, करियर में, रिलेशनशिप में, किसी भी डिफिकल्ट स्किल में हम अक्सर फेलियर से पहले क्विट करते हैं। अब कहानी पहुंचती है नेवी सील्स की हेल वीक तक। ठंडा पानी, कम नींद, फिजिकल एग्जॉशन, लगातार ड्रिल्स, इंस्ट्रक्शंस, पनिशमेंट, प्रेशर, और हर तरफ एक मैसेज, क्विट कर दो। सील ट्रेनिंग में रिंग बजाना क्विटिंग का सिंबल था। आप चाहे तो खत्म, कोई आपको फिजिकली पकड़कर रोक नहीं रहा। और यही चीज साइकोलॉजिकल है, क्योंकि कई बार बाहर से कोई फोर्स नहीं कर रहा होता। आपके पास चॉइस होती है, रुकने की भी, चलते रहने की भी। यही गॉगिन्स को एक महत्वपूर्ण रियलाइजेशन होता है,
पेन को खत्म करना हमेशा पॉसिबल नहीं, लेकिन पेन के बारे में आपका इंटरप्रिटेशन बदल सकता है। अगर आप हर डिस्कम्फर्ट को सिग्नल मानते हैं, मैं कमजोर हूं, तो पेन आपको रोक देगा। अगर आप उसे सिग्नल मानते हैं, ये कठिन है लेकिन मैं इसे टॉलरेट करना सीख सकता हूं, तो वही पेन ट्रेनिंग ग्राउंड बन सकता है। लेकिन फिर वही वार्निंग, ये फिलॉसफी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है। कुछ पेन इंजरी का सिग्नल है, कुछ पेन मेडिकल इमरजेंसी का सिग्नल है, कुछ पेन ट्रॉमा का सिग्नल है। हर दर्द को पुश थ्रू करना विजडम नहीं। विजडम ये जानना है कि किस दर्द को सहना है और किस दर्द को सुनना है। हेल वीक से निकलने की कहानी में गॉगिंस का एक और कॉन्सेप्ट आता है, टेकिंग सोल्स। नाम सुनकर लगता है जैसे किसी अपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में इसका मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपका बॉस आपको अंडर एस्टिमेट करता है, आपके टीचर को लगता है आप एवरेज है, कोई कॉम्पिटिटर सोचता है कि आप कमजोर है। आप क्या करते हैं? उससे लड़ते नहीं, उसे इंसल्ट नहीं करते, आप बस इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि उसके पास आपको इग्नोर करने की जगह नहीं बचती। एक्सलेंस बिकम्स योर आंसर। एक स्टूडेंट सोचिए, टीचर उसे सीरियस नहीं लेता, अब स्टूडेंट टीचर से बहस करने लगता है या वो दूसरा रास्ता चुनता है। सबसे अच्छी प्रिपरेशन, सबसे अच्छे असाइनमेंट्स, क्लास में क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और एग्जाम में टॉप परफॉर्मेंस। अब उसे प्रूव करने के लिए भाषण नहीं देना, उसका रिजल्ट बोल रहा है। यही टेकिंग सोल्स का हेल्दी इंटरप्रिटेशन है, नेगेटिव एनर्जी को आउटपुट में कन्वर्ट करना। लेकिन इसका टॉक्सिक वर्जन भी है। अगर आपकी पूरी जिंदगी किसी अपोनेंट को हराने में निकल गई, तो आप अभी भी उसी अपोनेंट के कंट्रोल में हैं। आपकी मोटिवेशन उसकी मौजूदगी पर डिपेंड कर रही है। इसलिए असली विक्ट्री तब है जब आप इवेंचुअली अपोनेंट के बारे में सोचना बंद कर दें और अपने स्टैंडर्ड के लिए काम करें। अब आता है एक बेहद पावरफुल आइडिया, विजुअलाइजेशन। लेकिन गॉगिंस की विजुअलाइजेशन सिर्फ मैं जीत गया हूं वाली फैंटेसी नहीं है। वो कहते हैं गोल इमेजिन करो, लेकिन साथ में ऑब्स्टिकल्स भी इमेजिन करो। मान लीजिए आप मैराथन दौड़ रहे हैं, आप विजुअलाइज करते हैं कि फिनिश लाइन पर पहुंचेंगे, लेकिन साथ में सोचते हैं अगर 5th किलोमीटर पर पैर दर्द हुआ तो, अगर बारिश हुई तो, अगर एनर्जी गिर गई तो, अगर मोटिवेशन खत्म हुआ तो, अगर प्लान फेल हुआ तो। अब आपका दिमाग सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं देख रहा, वो प्रॉब्लम्स के लिए रिहर्सिंग कर रहा है। ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग कह सकती है सब अच्छा होगा, लेकिन रियलिस्टिक प्रिपरेशन पूछती है अगर अच्छा नहीं हुआ तो। यही मेंटल आर्मोर का आइडिया है। लाइफ में अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी, लेकिन अनसर्टेनिटी के सामने आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। और यही वजह है कि विजुअलाइजेशन का सबसे यूजफुल वर्जन है सक्सेस की रिहर्सल, फेलियर की रिहर्सल और रिस्पॉन्स की रिहर्सल। अब सोचिए, आपने जिंदगी में कोई बड़ा काम किया, एग्जाम क्लियर किया, जॉब मिली, वेट कम किया, बिजनेस शुरू किया, रिलेशनशिप से बाहर निकले, कोई एडिक्शन छोड़ा, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर मुश्किल आ गई। तब आप क्या करेंगे? यही गॉगिंस का अगला टूल आता है, द कुकी जार। इमेजिन कीजिए आपके पास एक इनविजिबल जार है, उसमें चॉकलेट नहीं, आपकी विक्ट्रीज है। वो छोटा एग्जाम जिसे आपने मुश्किल से पास किया था, वो दिन जब आपने हार मानने के बावजूद वर्कआउट किया, वो इंटरव्यू जिसे आपने डरते हुए दिया, वो प्रॉब्लम जिसे आपने सॉल्व किया, वो समय जब सबने कहा था नहीं होगा और आपने संभाव कर लिया। इन मेमोरीज को याद रखना। क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट मोमेंट में दिमाग अक्सर सिलेक्टिव हो जाता है, उसे सिर्फ करंट पेन दिखाई देता है। कुकी जार आपको एविडेंस देता है, मैं इससे पहले भी मुश्किल सिचुएशन से निकला हूं। ये कोई मैजिकल ट्रिक नहीं, ये आइडेंटिटी का काम है। आप खुद को बार बार कहते हैं मैं हमेशा फेल होता हूं, तो आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी के एविडेंस ढूंढेगा। लेकिन अगर आप अपने पास्ट अचीवमेंट्स को कॉन्शियसली रिमेंबर करते हैं, तो आपके पास दूसरी कहानी भी होती है। मैंने पहले भी मुश्किल चीजें की है, मैंने पहले भी डर के बावजूद एक्शन लिया है,
मैं पहले भी गिरा हूं और उठा हूं। यही कुकी जार है, पास्ट सक्सेस को प्रेजेंट करेज में बदलना। लेकिन फिर एक सवाल, अगर हम अपनी लिमिट्स पुश करते जाएं, तो क्या कोई लिमिट है भी? गॉगिंस की किताब का जवाब है हां, लेकिन आपका दिमाग अक्सर आपको लिमिट बहुत पहले बता देता है। इसी को वहदी गवर्नर के मेटाफोर से समझाते हैं। जैसे कुछ व्हीकल्स में स्पीड लिमिटर होता है, वैसे ही हमारा ब्रेन भी प्रोटेक्टिव सिग्नल्स देता है। फटीग, पेन, फियर, डाउट, इन सिग्नल्स का पर्पस हमें बचाना भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी हम इन्हें प्रीमैच्योरली इंटरप्रेट कर लेते हैं। मैं नहीं कर सकता, जब असल में बात होती है ये अनकंफर्टेबल है। यही 40% रूल और गवर्नर एक साथ समझ में आते हैं। गॉगिंस का मैसेज ये नहीं होना चाहिए कि अपने शरीर की कोई वार्निंग मत सुनो, बल्कि हर वार्निंग को ऑटोमेटिक आदेश मत समझो। थकान आई? पूछो, क्या मैं जेन्युइनली अनसेफ हूं या बस अनकंफर्टेबल? फियर आया? पूछो, क्या डेंजर रियल है या सिर्फ अनसर्टेनिटी है? फेलियर आया? पूछो, क्या मैं इनकेपेबल हूं या मेरी स्ट्रैटेजी खराब थी? ये सेल्फ क्वेश्चनिंग मेंटल टफनेस का एक प्रैक्टिकल वर्जन है। और फिर गॉगिंस एक और अनकंफर्टेबल बात कहते हैं, आपके पास टाइम उतना नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसलिए उनका अगला चैलेंज है स्केड्यूल योर लाइफ। ये सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन सोचिए, आपका दिन कहां जाता है? सुबह उठे, फोन, मैसेजेस, यूट्यूब, काम, लंच, थोड़ा स्क्रोलिंग, फिर काम, फिर थकान, फिर एंटरटेनमेंट, फिर रात, और अचानक दिन खत्म, फिर हफ्ता, फिर महीना, फिर साल। अगर आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली स्केड्यूल नहीं करते, तो कोई न कोई उसे स्केड्यूल कर रहा होता है। नोटिफिकेशंस, एल्गोरिदम्स, बॉस, फ्रेंड्स, फैमिली, रैंडम इमरजेंसीज, और आपकी प्रायोरिटीज हमेशा आखिरी में चली जाती है। गॉगिंस का सल्यूशन था, टाइम को ब्लॉक्स में देखो, स्टडी, ट्रेनिंग, वर्क, रिकवरी, स्लीप, और सबसे जरूरी, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे कैलेंडर में जगह दो। क्योंकि अगर कोई गोल कैलेंडर में नहीं है, तो वो अक्सर सिर्फ इच्छा है। लेकिन यहां भी एक इंपॉर्टेंट लेसन है, स्केड्यूल इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि लाइफ टूट जाए। एक अच्छा स्केड्यूल डिसिप्लिन देता है, लेकिन रिकवरी के लिए स्पेस भी देता है। अगर आप रोज 4 घंटे स्लीप करके प्रोडक्टिविटी को टफनेस समझ रहे हैं, तो शायद आप डिसिप्लिन नहीं, अपने शरीर से डेट ले रहे हैं, और डेट कभी ना कभी चुकाना पड़ता है। अब कहानी के आखिरी हिस्से में गॉगिंस एक और लेवल पर जाते हैं। वे कहते हैं, अनकॉमन बनना काफी नहीं है, क्योंकि जब आप बेहतर होते हैं, आपको एक नया कंफर्ट जोन मिल जाता है, और यही प्रॉब्लम शुरू होती है। आपने पहली जॉब में अच्छा किया, आप टॉप परफॉर्मर बन गए। अब आप सोचते हैं, मैं सक्सेसफुल हूं, और धीरे धीरे ग्रोथ रुक जाती है। आपका नया अचीवमेंट आपकी नई सीलिंग बन जाता है। यही उनका आइडिया है, बिकम अनकॉमन अमंग्स द अनकॉमन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुनिया के हर इंसान से बेहतर होना है। इसका डीपर मीनिंग है, जब आप किसी लेवल पर पहुंच जाएं, तो उसे फाइनल आइडेंटिटी मत बना लीजिए। आपने 10 किलो दौड़ा, अब 10 किलो आपका कंफर्ट जोन है। आपने एक बुक पढ़ी, अब खुद को रीडर घोषित करके रुक मत जाइए। आपने बिजनेस शुरू किया, अब फाउंडर कहलाना अचीवमेंट मत समझिए। असल सवाल है, अब अगला लेवल क्या है? और यही एक सटल डेंजर भी है। अगर आप हमेशा नेक्स्ट लेवल के पीछे भागते रहें, तो क्या आप कभी सेटिस्फाइड होंगे? ये गॉगिंस फिलॉसफी की सबसे इंटरेस्टिंग क्रिटिसिज्म में से एक है, क्योंकि एंडलेस इंप्रूवमेंट पावरफुल है, लेकिन एंडलेस डिसैटिस्फैक्शन एग्जॉस्टिंग हो सकती है। अगर आपकी सेल्फ वर्थ सिर्फ अचीवमेंट पर टिकी है, तो जीत के बाद भी खालीपन आ सकता है। इसलिए शायद मैच्योर वर्जन यह है, अपने आप से संतुष्ट रहो, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा संतुष्ट मत रहो। आपकी ह्यूमन वर्थ और आपकी करंट परफॉर्मेंस दो अलग चीजें हैं। अब आखिरी चैलेंज, और शायद पूरी किताब का सबसे मैच्योर लेसन, लर्न फ्रॉम फेलियर।
मान लीजिए आपका बिजनेस फेल हुआ, एग्जाम में फेल हुए, रिलेशनशिप टूट गया, कंपटीशन हार गए, इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ। अब सामान्य रिएक्शन क्या है? बैड लक था, उन्होंने अनफेयर किया, टाइम खराब था, मैं इसके लायक नहीं था, या फिर मैं लूजर हूं। दोनों रिएक्शंस एक तरह से प्रॉब्लम है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, दूसरा आइडेंटिटी पर हमला करता है। गॉगिन्स तीसरा रास्ता देते हैं। फेलियर को डेटा की तरह देखो। इमेजिन एक मिलिट्री मिशन फेल हुआ। आप बस ये नहीं कहेंगे मिशन फेल हो गया, आप पूछेंगे क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, प्रेपरेशन कैसी थी, एग्जीक्यूशन में क्या मिस्टेक हुई, डिसीजन कहां गलत था, क्या मेरे कंट्रोल में था, अगली बार क्या बदलना है। यही आफ्टर एक्शन रिपोर्ट माइंडसेट है। फेलियर को इमोशनल वर्डिक्ट मत बनाओ, उसे इंफॉर्मेशन बनाओ। मान लीजिए आपने एग्जाम फेल किया, मैं स्टूपिड हूं, यह कंक्लूजन है, लेकिन यूजफुल एनालिसिस कुछ ऐसा होगा। मैंने सिलेबस पूरा नहीं किया, मॉक टेस्ट्स कम दिए, रिवीजन सिस्टम खराब था, फोन यूजेज ज्यादा था, कॉन्सेप्चुअल वीकनेस इस चैप्टर में थी। अब फेलियर आइडेंटिटी नहीं रहा, वो फीडबैक बन गया, और फीडबैक को एक्शन में बदला जा सकता है। यही एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर है। अब अगर हम पूरी किताब को पीछे से देखें तो 10 अलग अलग चैलेंजेस दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वे 10 अलग आइडियाज नहीं हैं, वे एक ही सिस्टम के अलग हिस्से हैं। पहले अपना पास देखो, फिर अपने बारे में सच बोलो, फिर अपने डिस्कम्फर्ट को ट्रेन करो, फिर कंपटीशन को फ्यूल बनाओ, फिर फ्यूचर और ऑब्स्टिकल्स दोनों विजुअलाइज करो, फिर पास्ट विक्ट्रीज का कुकी जार बनाओ, फिर अपने मेंटल गवर्नर को चैलेंज करो, फिर टाइम को कॉन्शियसली स्केड्यूल करो, फिर सक्सेस के बाद भी कॉम्प्लिसेंट मत बनो, और अंत में फेलियर को स्टडी करो। ध्यान दीजिए, ये मोटिवेशन सिस्टम नहीं है, ये आइडेंटिटी सिस्टम है। क्योंकि मोटिवेशन पूछती है आज मेरा मन कर रहा है, गॉगिन्स का सिस्टम पूछता है मन करे या ना करे, मेरी कमिटमेंट क्या है। यही फर्क है। आप मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं तो मूड आपका बॉस है, आप डिसिप्लिन पर डिपेंड करते हैं तो डिसीजन आपका बॉस बनता है। लेकिन यहां एक सवाल, क्या गॉगिन्स की पूरी फिलॉसफी सबके लिए सही है? नहीं, और यह कहना जरूरी है क्योंकि उनकी कहानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी को यूनिवर्सल मेडिकल एडवाइस नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को सीरियस इंजरी है तो पेन के पार जाओ गलत हो सकता है। अगर कोई सीवियर डिप्रेशन, ट्रॉमा या मेंटल हेल्थ क्राइसिस से जूझ रहा है तो सिर्फ डिसिप्लिन बोल देना पर्याप्त नहीं, प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत हो सकती है। अगर कोई एग्जॉशन के कारण टूट रहा है तो शायद उसे और पुश नहीं, रिकवरी चाहिए। और अगर कोई ट्रॉमा सर्वाइवर है तो उसका दर्द फ्यूल बनाना मैंडेटरी नहीं है। किसी व्यक्ति को अपने ट्रॉमा से स्ट्रेंथ निकालने में साल लग सकते हैं, और कभी कभी हीलिंग का मतलब सिंपली सर्वाइव करना भी होता है। तो फिर कांट हर्ट मी का सबसे वैल्यूबल लेसन क्या है? शायद ये नहीं कि दर्द सहो, शायद ये है अपने दिमाग के हर ऑटोमेटिक थॉट पर विश्वास मत करो। जब दिमाग कहता है तुम नहीं कर सकते, पूछो क्या सच में? जब दिमाग कहता है तुम हमेशा फेल होते हो, पूछो एविडेंस क्या है? जब दिमाग कहता है यह बहुत अनकंफर्टेबल है, पूछो क्या अनकंफर्टेबल होना डेंजरस भी है? जब दिमाग कहता है कल से शुरू करूंगा, पूछो क्यों नहीं आज? और शायद यही गॉगिन्स की कहानी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। बचपन में वह दुनिया से बचना चाहते थे, फिर वो खुद से बचने लगे, फूड के पीछे, एक्सक्यूजेस के पीछे, एंगर के पीछे, मसल के पीछे, आइडेंटिटी के पीछे। लेकिन आखिर में वो आईने के सामने खड़े हुए और खुद से भागना बंद किया। यही अकाउंटेबिलिटी मिरर का असली अर्थ है। आईना आपका चेहरा नहीं दिखाता, आईना आपकी कहानी और आपके एक्शंस के बीच का गैप दिखाता है। आप क्या बनना चाहते हैं और आप रोज क्या कर रहे हैं?
इन दोनों के बीच जितना बड़ा गैप, उतनी ज्यादा बेचैनी। अब शुरुआत के उस कमरे में वापस चलिए। एक आदमी आईने के सामने खड़ा है। 300 पाउंड्स, ब्रोकन मैरिज, डेड एंड जॉब, सेल्फ डाउट, और उसके सामने दो ऑप्शंस है। पहला, मेरी जिंदगी ऐसी है क्योंकि दुनिया ने मेरे साथ ऐसा किया। दूसरा, हो सकता है दुनिया ने मेरे साथ अनफेयर किया हो, लेकिन अब मैं देखूंगा कि मेरे कंट्रोल में क्या है। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन जिंदगी की डायरेक्शन यही बदल सकती है, क्योंकि दुनिया कभी पूरी तरह फेयर नहीं होगी। आपको हर बार अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, हर बॉस अच्छा नहीं होगा, हर कॉम्पिटिटर फेयर नहीं होगा, हर रिलेशनशिप नहीं बचेगा, हर प्लान काम नहीं करेगा। आपको रिजेक्शन मिलेगा, फेलियर मिलेगा, लॉस मिलेगा, और कभी कभी ऐसी चीजें भी होंगी जिनके आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। लेकिन सवाल फिर भी वही रहेगा, अब आप क्या करेंगे? यही कांट हर्ट मी का सेंट्रल आइडिया है। पेन को रोमांटिसाइज मत करो, लेकिन उससे भागो भी मत। फेलियर को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, उसे फीडबैक बनाओ। कंफर्ट को अपना परमानेंट होम मत बनाओ, लेकिन अपने शरीर और दिमाग को डिस्ट्रॉय भी मत करो। अपने पास्ट को डिनाई मत करो, लेकिन उसे अपनी पूरी आइडेंटिटी भी मत बनने दो। और सबसे जरूरी, अपने पोटेंशियल के बारे में सिर्फ सोचो मत, उसे एविडेंस से टेस्ट करो। एक छोटा अनकंफर्टेबल एक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे आपके पास अपने बारे में एक नई कहानी बनने लगती है। शायद आप आज डेविड गॉगिंस नहीं बनेंगे, और आपको बनना भी नहीं है। आपको नेवी सील बनने की जरूरत नहीं, आपको अल्ट्रामैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं, आपको अपने शरीर को एक्सट्रीम लिमिट्स तक ले जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आप एक चीज कर सकते हैं, आज उस एक चीज को पहचान सकते हैं जिससे आप लगातार भाग रहे हैं। वो एग्जाम हो सकता है, वो वर्कआउट हो सकता है, वो कॉन्वर्सेशन हो सकती है, वो हैबिट हो सकती है, वो करियर डिसीजन हो सकता है, या शायद वो सच हो सकता है जिसे आप अपने बारे में स्वीकार नहीं करना चाहते। उसे लिखिए, फिर खुद से पूछिए, अगर मैं अपने बारे में झूठ बोलना बंद कर दूं, तो मुझे आज क्या करना पड़ेगा? शायद आंसर बहुत बड़ा नहीं होगा। शायद सिर्फ 30 मिनट पढ़ना होगा, शायद फोन दूर रखना होगा, शायद किसी से बात करनी होगी, शायद जिम जाना होगा, शायद एप्लीकेशन भेजनी होगी, शायद अपॉलॉजी करनी होगी, शायद हेल्प मांगनी होगी। लेकिन वही पहला कदम आपकी नई कहानी का पहला सेंटेंस हो सकता है। और अब वापस उस आईने के सामने, वही आदमी, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका है। आईना वही है, कमरा वही है, दुनिया वही है। पेन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, फियर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक चीज बदल गई। अब वो पेन और फियर को अपनी आइडेंटिटी का ऑथर नहीं मानता। और शायद मेंटल टफनेस का असली मतलब यही है, दर्द का न होना नहीं, डर का न होना नहीं, फेलियर का न होना नहीं, बल्कि इन सब के बावजूद अपने एक्शंस को कॉन्शियसली चुनने की क्षमता। तो अगली बार जब आपका दिमाग कहे, बस अब नहीं हो सकता, तुरंत खुद को हीरो समझने की कोशिश मत कीजिए। पहले रुकिए, सवाल पूछिए, क्या सच में नहीं हो सकता, या क्या मैं बस अनकंफर्टेबल हूं? अगर ये सिर्फ डिस्कंफर्ट है तो शायद एक छोटा कदम, और अगर ये इंजरी है तो रुकिए, अगर ये ट्रॉमा है तो हेल्प लीजिए, अगर ये फेलियर है तो उसे स्टडी कीजिए, अगर ये फियर है तो उसे समझिए, और अगर ये सिर्फ एक पुराना एक्सक्यूज है तो शायद पहली बार उसे जाने दीजिए। क्योंकि अंत में कांट हर्ट मी की कहानी ये नहीं है कि डेविड गॉगिंस को दर्द नहीं हुआ। दर्द हुआ, बहुत हुआ। कहानी यह है कि उन्होंने धीरे धीरे ये सीखना शुरू किया कि मेरे साथ क्या हुआ और अब मैं क्या करूंगा। ये दो अलग सवाल है। पहले सवाल का जवाब आपके अतीत में है, दूसरे का आपके हाथ में। और शायद जिंदगी की सबसे अनकंफर्टेबल फ्रीडम यही है कि दुनिया आपको हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन कभी कभी
आप खुद भी अपने सबसे बड़े जेलर होते हैं। अब सवाल ये नहीं है क्या मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। सवाल है अगर मैं सच में बदलना चाहता हूं तो आज कौन सा बहाना मुझे सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा।